नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग किसी न किसी विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं अपने स्वास्थ्य के संबंध में। तो आज हमारा विषय है हड्डियों में होने वाले रोग, उसके कारण व निवारण के संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि चूंकि आज का सब्जेक्ट हम लोग बातचीत करें हड्डी के बारे में, कि हड्डी में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारी होती है, बताएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। हमारा शरीर हड्डियों के ही ढांचे पे खड़ा होता है। ये मेन फ्रेमवर्क हड्डी ही बनाती है। इसलिए हड्डियों से संबंधित बीमारियां हमें बहुत हद तक अवकाश लेने पे, रेस्ट करने पे मजबूर कर देती है। हड्डियों की प्रमुख बीमारियों में जो सबसे आम बीमारी है वो है घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा जो कॉमन चीज़ है वो है लो बैक पेन। तीसरा कॉमन चीज़ है ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डी की कमजोरी की बीमारी। चौथा है आपको जो है एक हड्डी की कमजोरी वाला हो गया, 3-4 बीमारी हो गई। और चौथा जो है कॉमन आपने बताया है उसी तरह कंधे के दर्द की बीमारी होती है, या कंधे के मूवमेंट्स हमारे जाम होने लगते हैं। पांचवा है गर्दन के दर्द की बीमारी। जी 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 गर्दन में खिंचाव हो गया, दर्द हो गया, जिस वजह से हमें आराम करना पड़ता है। ये जो 5 प्रमुख बीमारी है जी। अगर हम बातचीत करें कि सबसे पहले कि आप घुटने की दर्द की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें इसका मुख्य कारण क्या है, इसके क्यों यह बीमारी होती है? घुटना का जो दर्द है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं, ये प्रमुख ओल्ड एज के कारण धीरे धीरे हमारा घुटना घिसता चला जाता है। घुटना में जो लुब्रिकेंट होता है वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है। और इन दोनों कारणों से जब हम घुटना पे चुके मुके बैठते हैं, या ज़्यादा चलते हैं, या ज़्यादा देर खड़ा रहते हैं, यानी किसी तरह से उससे अगर ज़्यादा देर तक वजन डालते हैं तो उसमें दर्द आने लगता है। ये दर्द फिर हमें अपने काम को छोड़कर बैठने के लिए मजबूर कर देता है। चुके मुके बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम दिनचर्या के बहुत से काम करने में कठिनाइयाँ आने लगती हैं। तो यह एक एज फैक्टर है। एज फैक्टर इसमें सबसे कॉमन है। कभी कभी एक्सीडेंट के बाद भी ये बहुत अर्ली एज में चला आता है। या तो दुर्घटना होगा, नहीं तो कॉमन रूप में जो एज फैक्टर का दुर्घटना के कारण अगर उसके आकार या प्रकार में चेंजेस होंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कम उम्र में भी हो सकता है। तो इसकी सर पहचान कैसे होती है कि हम उस बीमारी के जद में आ जाते हैं? इसको क्या इसके माने लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है? आपके दोनों घुटना में दर्द या सूजन या दोनों होने लगेंगे, और शुरू में ये थोड़ा देर होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो ये ज़्यादा देर तक आपको तंग करेंगे, और जब एडवांस स्टेज हो जाएगा तो आपके चलने फिरने में भी रुकावट या दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप आराम करेंगे उस समय भी लगातार दर्द रहेगा। जी। तो इसके जो है निदान के लिए क्या करना चाहिए? यदि जो इसके रोगी हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, और पहचान होने के बाद में क्या करना चाहिए? देखिए, पहचान तो लक्षण ही इसका प्रमुख पहचान है। जी। इसके बाद हम लोग उनका एक एक्सरे करके देखते हैं कि घुटना कितना हद तक घिस गया है। घुटना में जो 2 हड्डियां होती हैं, उन दोनों हड्डियों को एक दूसरे से टकराने से रोकने के लिए जो एक फोम, एक कार्टिलेज होता है, वो ज़्यादा घिस जाने से इसमें दर्द आने लगता है। तो इसका सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो डाइट, एक्सरसाइज, और तब हम दवाइयों की तरफ जाते हैं। अच्छा। तो पहला है डाइट। तो हम अगर वैसा डाइट लेना है जिससे वजन नहीं बढ़े। ज़्यादा वजन के लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होगा, क्योंकि हम ज़्यादा वजन दे के, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसके पहिए जल्दी घिस जाएंगे। इसी तरह अगर हम ज़्यादा वजन दे के अपने पैर पे चलेंगे तो ये जल्दी घिसेंगे। दूसरा है, बहुत सा डाइट ऐसा है जो हड्डियों को फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो आपके शरीर की हड्डियों की मजबूती करेगी। दूध अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो उससे कैल्शियम मिलेगा, तो वो हड्डियों को मजबूत करेगा। तीसरा है कि एक्सरसाइज। अगर आप नियमित एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। और उसमें 2 तरीके का एक्सरसाइज है। एक है वेट वियरिंग, जैसे आम भाषा में हम लोग उठक बैठक पहलवानी करते हैं। दूसरा है नॉन वेट वियरिंग।
जो आप आराम से कुर्सी पे बैठ के या बिस्तर पे बैठ के या ज़मीन पर बैठ के घुटना को मोड़ते हैं, खोलते हैं, तो ये आपके जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, जिससे दर्द और सूजन में कमी आएगी। जी जी, तो यह एक हो गया कारण। जी। और उसके बाद यदि एक तो हो गया कि यह इसके है कि ऐसा करिएगा तो नहीं होगा, और जो लोग अगर इस बीमारी के जद में हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि परेशानी जो है वह ज़्यादा ना हो और फिर उनका लाइफ स्टाइल चलता रहे? जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं तो हम लोग पहले उनको एक्सरसाइज के बारे में जागरूक करते हैं, वेट रिडक्शन के बारे में बताते हैं, तब दवाइयों के बारे में सलाह देते हैं। दवाइयों में प्रमुख जो होता है वो होता है विटामिन डी, उसके बाद कैल्शियम, तब अगर ज़रूरत पड़ी तो दर्द की दवा और गैस की दवा, ये सब देते हैं। एक सर आप बात किए हड्डी के कमज़ोर हो जाना, जी। यह भी एक आए दिन या कॉमन हड्डियों की बीमारी में है कमज़ोर हो जाना, तो इसके क्या रीज़न है, क्या कारण है? कोरोना काल में हम लोगों ने बाहर निकलना और भी कम कर दिया। हमारी हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमारे शरीर में स्वतः बनता है, ये आपको सनलाइट के एक्सपोजर से बनता है। सूर्य की किरणों के कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की रचना होती है। तो विटामिन डी जो है जब कम होने लगेगा तो आपके शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। पहले लोग आउटडोर गेम्स, आउटडोर वर्क ज़्यादा करते थे, अब हम लोग का आउटडोर वर्क और आउटडोर गेम्स दोनों नगण्य हो गए, बहुत कम हो गए, जिससे हड्डियां अब कम उम्र में ही कमज़ोर होते चली जा रही हैं। जी जी जी, तो उसके कारण कमज़ोर हो रही, तो कमज़ोर जब हो जाएगी तो फिर क्या उससे क्या आपको खतरा क्या क्या रहता है इसे? अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी तो सबसे पहला लक्षण आपको हड्डी का दर्द आएगा, जो आपको आराम करते समय या फिर ज़्यादा काम करते समय आपको दर्द महसूस होगा, घुटना में, कमर में, कंधे में, गर्दन में, ये आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। पेन इज़ द फर्स्ट लक्षण है। इसके बाद जनरली हम लोग डॉक्टर्स से कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई हम 40 साल के हैं, हमको कमर दर्द शुरू हो गया, घुटना दर्द शुरू हो गया, तो हम लोग जो चीज़ें डिफिशियंट हो रही थी, कम हो रही थी, उन्हें पूरा करने का कोशिश करते हैं। जैसे उनको विटामिन डी देते हैं, उन्हें सन एक्सपोजर, मॉर्निंग सन एक्सपोजर लेने के लिए प्रेरित करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इससे उनका शरीर में जो कमी हो रही थी वो पूरा हो जाता है और धीरे धीरे हड्डियाँ फिर मजबूत हो जाती हैं। जी, तो यह सर किसी खास एज ग्रुप का है कि कॉमन है, किसी एज ग्रुप में कमज़ोर होने की बात हो सकती है? पहले के ज़माने में हड्डियाँ 60 साल के बाद कमज़ोर होती थी, ओल्ड एज में होती थी, लेकिन आजकल अब मिडिल एज के लोगों को, 40 के बाद के लोगों को कमर दर्द और घुटना दर्द की शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी जी जी, इसलिए हम लोग को अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अर्ली हम लोग बहुत देर तक सोते हैं, जिस वजह से जो सूर्योदय के समय का जो प्रकाश है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो शरीर को मजबूत करता है, वो हम लोग मिस कर जाते हैं। जी, तो वो अगर हमें समय से मिल जाए, उसके लिए हमें सूर्योदय से पहले उठना होगा और बाहर जाना होगा। या तो आप अपने छत पे जाइए, पहले लोग खेतों को देखने चल जाते थे, उस बहाने उन्हें सूर्योदय के समय का प्रकाश मिलता था और शरीर बहुत मजबूत हो जाता था। तो अभी भी हम लोग बोलते हैं कि रे भाई पहले के खायल पियल आदमी है, इनका शरीर मजबूत है। जी जी जी, लेकिन वस्तुतः वो सुबह में उठने का जो उनका फैक्टर है, वो उनके शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करता है। एक बड़ा कारण हो, बहुत बड़ा कारण इसलिए है कि आदमी जगे सुबह में तो कम से कम धूप का थोड़ा सा एक्सपोजर। जी, सूर्योदय के समय का धूप बहुत फायदेमंद है। अच्छा, एक और आप सर बताए हैं लो बैक पेन, यानी कमर दर्द भी आजकल हमको लग रहा है भी कॉमन होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वर्क शैली बढ़ी है, बढ़ गई हाँ, है। तो उसमें क्या है इसके कारण कमर दर्द? कमर दर्द जो है आज के डेट में वर्क लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होते जा रहा है। आजकल हमारे गलत बैठने के पोस्चर या फिर प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे समय तक हम बैठे हुए हैं और लगातार वर्क किए जा रहे हैं, स्ट्रेस फैक्टर। आज के डेट में पहले लोग बहुत खुश रहते थे, अब लगातार काम करो और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनकी छूट गई है। आनंद प्रमोद का जो भी महोत्सव होता था वो सब धीरे धीरे लिमिट होते जा रहे हैं। पहले उत्सव में हम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगे रहते थे, यह होली अलग, दिवाली अलग, अब है कि वो सब 2 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम होते जा रहा है। उस वजह से हमारे शरीर पे स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है
और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से कमर दर्द आने वाले समय में और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इससे हमको बचना होगा। एवरेज मैंने आपके यहाँ जो लोग आते हैं उसमें कितने मैंने मोटा मोटी, अगर आप जो एक तो आप विशेषज्ञ हैं, आप प्रतिदिन लोगों को देखते हैं, तो क्या स्थिति रहती है, कितने? कमर दर्द का पेशेंट अब मिडिल एज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। 40 प्लस के प्रतिदिन बहुत से पेशेंट आते हैं कि सर हमको कमर दर्द हो गया, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। तो हम लोग उनको प्रॉपर सिटिंग हैबिट्स बताते हैं, प्रॉपर लो बैक पेन के एक्सरसाइज बताते हैं। जी 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 जी, यह दो कारण है जिसके। जी, पहले हम लोग योग करते थे, योग से भी कमर बहुत मजबूत रहता था, अब वो सब धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है, जिसके कारण हो रहा है। तो इसका मैंने, अगर है किसी को कमर दर्द, तो फिर कैसे मैनेज करे, वो कैसे ठीक रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? कमर दर्द में हम लोग देखते हैं कि वो एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट कहने का मतलब हुआ कि 2-4 दिन में हुआ है, और क्रोनिक हुआ कि लंबे समय से चला आ रहा है। अगर एक्यूट है तो उन्हें डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल करते हैं, प्लस दवाई देकर, चूँकि एक्यूट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द है तो उन्हें दवाइयाँ देकर पहले दर्द को भी कंट्रोल करते हैं, और तब डाइट और एक्सरसाइज से उनके कमर को मजबूती दी जाती है। जी जी जी। अगर क्रोनिक है तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उनके रीढ़ के हड्डियों का एक्सरे सब किए, प्रॉपर जांच किए, और लगा कि नहीं अगर हड्डी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो लो बैक बेल्ट्स आते हैं, वो उन्हें दिया जाता है, और उससे उनको फ़ायदे होते हैं। बहुत फ़ायदा होता है। जी, एक चीज़ सर, अभी एक और बातचीत आपने बताया अभी, और एक चर्चा भी है, खास करके कंधों का। जी, ये कंधा में भी जो है दर्द होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, एक समस्या हम लोग भी कॉमन समाज में देख रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लक्षण है, क्या कारण, और इसका क्या निवारण हो सकता है? पहले के युग में कंधा का प्रॉपर इस्तेमाल होता था। घर में लेडीज चक्की चलाती थी, घास काटने वाला मशीन चलाते थे, जेंट्स थे वो लोग चापाकल ये सब चलाते थे, तो पर डे का एक रूटीन एक्सरसाइज हो जाता था। अब क्या है कि हम लोग कंधों का लगभग 9 के बराबर इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से मिडिल एज में अब कंधे के दर्द की शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उसमें मेन जो लक्षण है वो है कि दर्द करेगा, जो रात के समय में या जब आप आराम करेंगे तो ज़्यादा करेगा, दिन में वो कम हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा काम करते रहते हैं तो उसे थोड़ा एनर्जी मिलते रहती है, रात में ज़्यादा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको उसका निदान करना होगा, एक्सरसाइज को लाइफ में लाना होगा। हम लोग ये वैसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं कि भाई आप जाके, और बड़ा बड़ा व्हील्स है उसको 100 बार चलाइए, या फिर कुछ वजन लेकर के एक्सरसाइज करें। तो ये करने से धीरे धीरे पेशेंट्स कंधे मजबूत होते हैं, और उनका रेंज ऑफ मूवमेंट्स, जो चारों तरफ नचाने का जो प्रोसेस है वो रिलैक्स होते जाता है, तो उन्हें आराम होते जाता है। जी, हाँ। तो इसके लिए अगर मैंने हमारे अपने जीवन में इन सब चीज़ों के लिए हमारा जो है लाइफ स्टाइल की बात करें जी, ताकि ये जो हमारी कॉमन जो बीमारियां हैं इससे बचाव के लिए लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए ताकि इन सब बीमारियों से हम लोग बचें, क्या लाइफ स्टाइल होगा? देखिए लाइफ स्टाइल में सबसे पहला लाइफ स्टाइल चेंजेस जो अब ज़रूरी है वह है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अच्छा, आज हम 90% लोग देर से सोते हैं, 11 बजे 12 बजे अब कॉमन होते जा रहा है। इस वजह से हम उठते भी देर से हैं, तो देर से उठते हैं तो सूर्योदय से मिलने वाला जो प्रकाश या जो प्रसाद कहिए वो हम मिस कर जाते हैं। दूसरा है कि जैसे जैसे एक्सरसाइज हमारे शरीर में कम होते जा रहा है, दिनचर्या में हमारा एक्सरसाइज कम होते जा रहा है, तो एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो शरीर मजबूत होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा तो हमारी ये ठीक हो जाएंगी। तीसरा है कि आदत, पहले लोग बड़ बुजुर्ग के डर से स्मोकिंग या दारू ये सब छुप कर पीते थे, उनका शरीर पे नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब है कि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, शहर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसका भी हमारे शरीर पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उससे भी शरीर कमज़ोर होता है। जी, तो क्या करना चाहिए इस सबसे बचने के लिए? हमको क्या क्या अपने जीवन दिनचर्या में शामिल करें? खान पान की बात हो, फिर आपने एक्सरसाइज की बात हो, तो क्या कॉमन 5-7 फैक्टर है जिसको हम अपने दिनचर्या में लेके चले जिससे हमको इस सब बीमारियों से बचें? एक तो है कि सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय के समय कुछ एक्सरसाइज अगर आप कर सकें
ओपन स्पेस पे, या आप अपने छत पे करें या टेरेस पे करें या कोई मैदान में जाके करें, तो आपका शरीर मजबूत होता जाएगा। दूसरा है कि नियमित समय पे खाना खाना, जी समय पे नियमित भोजन करना बहुत ज़रूरी है। भोजन में फ्रूट्स को ज़रूर शामिल करें। जी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हमारे हड्डियों को मजबूत करने का बहुत सा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स देते हैं। दूध को आम जीवन में लेना चाहिए, दूध भी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर नॉन वेज खाने वाले हैं तो उनको भी कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। अंडे में और मटन ये सब में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जी तो वो हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा है कि जो आपके मतलब बुरे जो भी ये हैं, दारू पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। जी। बुरी आदतों को छोड़ने से भी शरीर धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। जी जी। एक सर या भ्रांति ही कहिए, जो बात है, एक हम लोग को आता है कि अभी का जिस तरह से लाइफ स्टाइल है, अगर साइकिलिंग करने वाले जो ज़्यादा लोग हैं, जो साइकिल से बहुत लंबा चलते हैं, तो उनके भी घुटने में समस्या हो सकती है। क्या है, ये भ्रांति है या कितना मन इसमें है दम इस बात? देखिए, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप प्रतिदिन 5 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, वो भी प्रॉपर स्पोर्ट्स शू पहन के या कुछ फुटवेयर पहनकर, तो आपके घुटनों को जर्क नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो एक्सरसाइज के कारण मजबूत होते जाएंगे। तो हमें लगता है कि साइकिल हमें नियमित रूप से चलानी चाहिए, हम सबको। अगर हमें छोटे ट्रैवल करना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है कि भाई 2 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना है, तो अच्छे क्वालिटी के साइकिल चलाने से घुटनों का और पूरे शरीर का अच्छा प्रभाव रहेगा। जी, मैंने एक अगर आप अपने रूटीन में उसको रखते हैं जी। तो निश्चित रूप से वो लाभदायक ही है, ज़्यादा बहुत उससे कोई। लाभदायक। जी। एक सर जो है घुटने की बात आप कर रहे थे, घुटने का, तो एक अभी चला है घुटने बदलने की बात। जी। तो वह कौन सा स्टेज होता है और वह कितना कारगर है, अगर बदल आता है कितना कारगर है? घुटना बदलने का बात पे चला है, तो जब जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेज जब बहुत एडवांस स्टेज हो जाता है, दोनों हड्डियां आपस में सटने लगती हैं, जी जी, उस समय हम लोग घुटना बदलने का बोलते हैं, जिसको हम लोग TKR बोलते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। जी। ये पहले के ज़माने से अब बहुत एडवांस हो गया है। बहुत से अच्छे अच्छे सेंटर्स खुल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने 2-3 बार TKR और THR, कुल्ला और घुटना दोनों का सफल प्रत्यारोपण किया है, और ये अब पहले से इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हमने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जो घुटना के दर्द से या ऑस्टियोआर्थराइटिस से चलने में पूरी तरीके से असक्षम थे, चल नहीं पाते थे, टोटली बेड रिडेन हो गए थे। उनका प्रत्यारोपण के बाद उन लोगों ने चलना शुरू किया ना, वो वापस अपने दैनिक दिनचर्या में बाथरूम जा रहे हैं, थोड़ा बाहर मोहल्ला में जा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑपरेशन है। अगर आप 4th स्टेज या एडवांस स्टेज में पहुंच रहे हैं तो ये ऑपरेशन कराना चाहिए। इससे बहुत फायदा मिलता है और सफल भी है। सफल है। एक सर गेठिया की बात भी आती है, गेठिया भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, कॉमन है, वो क्या है इसे? चूँकि भी हड्डी का कहीं ना कहीं एक प्रमुख बीमारियों में वो भी है। जी। गठिया, रूमेटॉइड गठिया जो है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूरे इंडिया में लगभग अभी 2 करोड़ गठिया के रोगी हैं, और प्रति वर्ष 14 लाख नए रोगी बन रहे हैं इसमें गठिया के। जी जी। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मेनली हम लोग बात कर रहे हैं। रूमेटॉइड जो गठिया का सबसे प्रमुख कारण है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे शरीर के कुछ इम्यून सिस्टम के प्रभाव से, कुछ खान पान के प्रभाव से, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके प्रभाव से गांठों में यानी ज्वाइंट्स में दर्द या सूजन दोनों होने लगता है। अच्छा। इसका जो प्रमुख लक्षण है कि गांठ में दर्द या सूजन, ये मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होगा, ये हाथ और पैर के ज्वाइंट्स में ज़्यादा होंगे, ये आपको 3 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक तंग करेंगे। इनका पूरी तरीके से निदान संभव भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से जन्मे हुए रोग हैं। इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट उस बीमारी को अर्ली स्टेज में रोक कर रखता है। अगर हम इसमें लेट करेंगे तो धीरे धीरे बीमारी हमारे जॉइंट्स को ख़राब करते जाएगी,
जिस वजह से दर्द और सूजन परमानेंटली रहेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो गई तो फिर हमें सर्जिकल करेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हड्डियों को, जॉइंट्स को काट छाट के सीधा करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। जी जी जी। तो यह एक कॉमन मैंने है, और इसको जो है खास कुछ एज ग्रुप है क्या इसके लिए? गठिया का मेन जो एज ग्रुप है वो 35 to 45 का जो लेडीज होती हैं, स्पेशली फैटी लेडीज, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जी। आजकल एक और प्रकार का गठिया बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गाउट। गाउट में क्या होता है, जनरली लोग पैर के ज्वाइंट्स में दर्द की शिकायत लेकर आते हैं कि हो सर सुबह में उठे और दोनों पैर में दर्द होने लगा, कुछ हमने किया नहीं था, चोट उठ नहीं लगा था, दर्द हो गया। तो हम लोग उनका ब्लड से यूरिक एसिड का लेवल का जांच करते हैं, और जनरली वो लेवल जब 5 के ऊपर मिलता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये गठिया हो रहा है, गाउट। अब भाई गठिया क्यों हो रहा है गाउट, तो ये हमारे खान पान से संबंधित है। अच्छा, इसके भी अगर हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे नॉन वेज, मीट, मछली, मुर्गा, अंडा या दूध आइटम, दूध में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। दूध से बना दूसरे चीज़ें जैसे दही है, छेना है, पनीर है, या फिर चना या दूसरे दाल में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सब खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो किसी भी चीज़ का अति सेवन नहीं करना है। पहले हम लोग महीना 2 महीना में एक आध बार नॉनवेज खाते थे, अब सप्ताह में 2 बार खाते हैं। जी जी। तो उसका एक गलत प्रभाव बॉडी पे पड़ रहा है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड में फिर दर्द होने लगता है। जी। तो इसके लिए क्या मैंने रहना चाहिए ताकि जो है वो गठिया की जो बात की है, खास करके महिलाओं को जो आप बता रहे थे? रूमेटॉइड गठिया का एक प्रॉपर दवाइयों का सेट है, डिमार्ड बोलते हैं हम लोग उसको, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इनसे हम अपना इलाज करते हैं और पेशेंट को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जी जी जी। आजकल एक टोफासिटिनिब करके एक नया दवाई आया है, ये भी पेशेंट्स पे चल रहे हैं और उससे भी पेशेंट्स को अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इस तरह की जैसे लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए उसमें? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में फिर वही बात आ जाती है कि रेगुलर एक्सरसाइज जो आपके जॉइंट्स को रिलैक्स रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं। दूसरा लाइफ स्टाइल आपको आता है कि बैड हैबिट्स छोड़ना होगा। स्मोकिंग का एक लिंक निकाला जा रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कि भैया स्मोकिंग तो सबसे पहले छोड़ दीजिए, लेकिन एक पैसिव स्मोकिंग हम लोग रोज कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग हम सब करते हैं, वो हमारे पॉल्यूशन के कारण हमारे फेफड़ों में जाने वाली गंदगी है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने पूरे शहर को पॉल्यूशन कम करना होगा, हरा भरा करना होगा, इन्वायरमेंटल को सुधारना होगा। तीसरा है कि फैटी चीज़ें या बाजार की चीज़ों को का सेवन थोड़ा कम करना होगा। इससे बचना चाहिए। और जिन लोगों को हो गया है, जो लोग इस बीमारी के जद में हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल हो? एक तो हो कि हो नहीं तो वो बताया आपने। अब जो लोग इससे जूझ रहे हैं, जूझते हुए अगर चल रहे हैं इस बीमारी से, तो उनका क्या होना चाहिए लाइफ स्टाइल? गठिया के रोग से बचने का, अगर जैसे बीमारी हो गई, पहले तो बचाव की कोशिश करनी है। अगर बीमारी हो गई तो फिर सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो हम लोग उनका प्रॉपर टेस्ट करते हैं कि बीमारी किस लेवल में है, उसके हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों में प्रमुख तो डिमांड है, डिमांड के अलावा एक स्टेरॉइड ग्रुप का दवाई देते हैं, जिससे मरीज को बहुत जल्दी लगता है कि हम तो ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं होते, बीमारी थोड़ी कंट्रोल में हो जाती है। फिर हम लोग धीरे धीरे दवाइयों का सेवन कम करते हैं, और बहुत बार केसेस में बीमारियां कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए रुक जाती है, फिर दोबारा होता है। तो फिर वही प्रोसेस, ट्रीटमेंट, धीरे धीरे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग्स, और फिर बीमारियों का छूटना चलता है। जी जी। तो यह एक मैंने चलते रहता है उसमें, तो इससे यह लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और अभी जो है खास करके एक आप लोगों से जो बात की है कि, तो उसमें कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हर वर्ग के लोग चूँकि हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा ताकि हम जो हड्डियों में होने वाली जो बीमारी है उनसे बचें? देखिए, हड्डियों में होने वाली बीमारी हमारे जीवन शैली और खान पान से बहुत ज़्यादा संबंधित होती है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि हम अपने जीवन शैली में सुधार करें। सुबह के जो सूर्योदय के समय का प्रकाश है उसका सेवन करें,
नियमित व्यायाम अपनाएं, फल और हरी सब्जियों को अपने खान पान में शामिल करें, जो फैटी डाइट्स है, जो स्ट्रीट फूड्स हैं, उनका सेवन कम करें। रात में समय से सोना, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे का नींद हमारे शरीर को अपने दिन भर में खोई हुई ऊर्जा वापस पाने में मदद करता है। जी जी। तो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन कुमार जी हमारे बीच आए और डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी बारीकी से तमाम चीज़ों को बताया, जो बीमारियां खास करके हड्डी को लेके आप सामने हैं। हर एज ग्रुप के लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, चूँकि आपका लाइफ स्टाइल बदला है, कार्यशैली बदली है, ज़्यादातर आप बैठ रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने सभी बातों को रखा। हम समझते हैं कि हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सुधार करें। जैसे सर ने बताया कि आप जल्द सोएं, फिर आप जल्दी से जगें और खान पान पर नियंत्रण रखें, तो निश्चित रूप से हड्डियों में होने वाली बीमारियों से आप बचेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।